जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी पर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबको आज मैं क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि जीव जगत रहने वाला है उसको पूरा कंप्लीट आप सभी को समझाने वाला हूँ। और अच्छे तरीके से, है ना, एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल और साधारण, है ना, अपने हिसाब से अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक देख सकते हैं आप लोग कि जीव विज्ञान, है ना, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी होता क्या है आखिर? पहले आप सभी को छोटा से छोटा, यानी कि देखो, जो एकदम कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको भी सरल तरीके से समझ में आना चाहिए, ऐसा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। पहला है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है आखिर? आप जीव विज्ञान जो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, वो होता क्या है? तो विज्ञान का वैसा शाखा, है ना, विज्ञान का वैसा शाखा जिसके अंदर जीवों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान ऐसा शाखा जिसके अंदर जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। बायोलॉजी उसी को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या रहेगा। तो उसको तो आपको पता ही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिविंग थिंग्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें सजीव सब आते हैं, है ना। नॉन लिविंग थिंग जिसमें सजीव नहीं होता है, मतलब निर्जीव वस्तु सबको ही नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है। जो कि जिसमें जान नहीं होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स, और जिसमें जान होता है उसको लिविंग थिंग्स। ठीक है। उसके बाद इसको जीव विज्ञान दो शाखा में होता है। ठीक है। दो शाखा होता है जीव विज्ञान का, मतलब दो भाग। आप लोग जिस प्रकार से आप समझना चाहते हैं उसी प्रकार से समझे। दो प्रकार का भाग होता है इसका जीव विज्ञान का। ठीक है। सिंपल मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलूंगा। ठीक है। हिंदी में ज्यादातर मैं पढ़ाऊंगा, काहे कि ये झारखंड बोर्ड में अधिकतर लोग हिंदी मीडियम्स के ही होते हैं। ठीक है। वनस्पति विज्ञान और एक तो जंतु विज्ञान, दो ठो होता है, दो भागों में बांटा है, दो कैटेगरी में बांटा है। जो जीव वनस्पति विज्ञान होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में बोटैनी, BOTANY, बोटैनी। ठीक है। और जो जंतु विज्ञान होता है उसको जूलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी, जूलॉजी, LOGY। देखो, जूलॉजी मतलब क्या हुआ? जू मतलब क्या? चिड़ियाघर, है ना। जहाँ बोकारो चिड़ियाघर हमारा जो झारखंड का है वो प्रसिद्ध है। ठीक है। बोकारो चिड़ियाघर, इसी प्रकार का जो चिड़ियाघर है, मतलब वहाँ जीव जंतु रहेगा। ठीक है। तो जहाँ पास जीव जंतु रहेगा वो जंतु विज्ञान में आ जाएगा। ठीक है। तो विज्ञान के वह शाखा जिसके अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वही हो गया कि जू, जू मतलब क्या होता है? जहाँ पास जीव जंतुओं को रखा जाता है। ठीक है। तो उसी से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, जिसके अंदर मतलब जीव जंतु को रखा जाता है और उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं ना। उसी को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। उसी को हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक जो है ना वो अरस्तु हो गया। जंतु विज्ञान का जो आप सब बहुत कोई पढ़े भी होंगे कि जंतु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान, उसका संस्थापक या फिर उसका आविष्कारक या फिर आविष्कर्ता कौन है? तो उसका जो जनक कहलाता है, उसका पिता जो कहलाता है वो अरस्तु जी है। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का, है ना, जनक कहा जाता है, अरस्तु। और जो वनस्पति विज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब वनस्पति विज्ञान में होता क्या है? तो वनस्पति, पेड़ पौधा, आपको समझ में ही आ रहा है कि वनस्पति के बारे में, यानी कि पेड़ पौधा के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो बोटेनी, जिसमें जीव विज्ञान की वैसा शाखा जिसके अंदर पेड़ पौधा, है ना, पेड़ पौधा, वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का बारे में शिक्षा प्राप्त किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है। एक प्रकार की ऐसी, है ना, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना, जीव विज्ञान एक प्रकार की ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर पेड़ पौधे का अध्ययन, यानी कि पेड़ पौधे के संबंध में हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और इसको जो बनाया है ना बोटेनी, आपको एक ट्रिक्स मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पास इंग्लिश में, इंग्लिश वाले लोग बोटेनी, TANY, तो देखो टैनी में टी जो है ना उसको आप मान लीजिए 3, है ना, 3 मान लीजिए, 3, टी को मान लीजिए 3, THREE। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ बस, है ना। 3 मान लिया। अब क्या कीजिए, और 3 और बचे ही क्या है, 3O फेस्टस, बस हो गया, आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ पास बोटेनी हो जाएगा, टी जो है ना यहाँ पास उसको 3 मान लीजिए। ट्री जो बोटेनी है उसको 3, टी को 3 मान लीजिए और 3O फेस्टस हो जाएगा, 3O फेस्टस उसका जनक कहलाता है। किसका? बोटेनी का। बोटेनी का मतलब क्या? वनस्पति विज्ञान का। जनक कौन कहलाता है? उसको बोटेनी बोलते हैं। मतलब बोटेनी उसका जनक है ना, उसका पिता है, उसका खोजदाता है। ठीक है। उसका खोज किया था। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का कौन? थ्रियोफेस्टस। ठीक है। ये जो नोट्स है ना आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है ना तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पास बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोट्स भी वहां पास अवेलेबल होते हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। ठीक है। क्लास 10th, 9th, 11th, 12th सब क्लास का टोटल उसमें नोट्स भेजा जाता है। ठीक है। आप लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो जीव के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिज्म।
जीव क्या होता है? जीव एक प्रकार का, एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ एक प्रकार का संगठन है या फिर बनावट है। जीव क्या होता है? बहुत सारे, मतलब अनगिनत कोशिकाओं, एक या फिर एक से बहुत सारे कोशिकाओं का बना होता है ना, एक प्रकार का संगठन होता है, उसी को हम लोग जीव बोलते हैं, है ना। उसका बाहरी और आंतरिक वृद्धि, मतलब क्या, जीवों में क्या होगा, बाहर से भी, यानी कि देखो बाहर मतलब क्या, हमारा देखो, हम लोग पहले छोटे थे, हमारा जो हाइट था वो बहुत छोटा था, उसके बाद क्या हुआ, शारीरिक वृद्धि होने लगा, यानी कि हमारा जो हाइट है वो इंक्रीज होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद क्या, अंदर का मतलब आंतरिक वृद्धि, मतलब क्या होगा, अंदर का वृद्धि मतलब क्या, मानसिक तौर पर, यानी कि हम पहले क्या छोटे छोटे खिलौनों से खेलते थे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जब बड़े होते गए, उसके बाद हम लोग किताबों से पढ़ने लगे, ठीक है, किताबों से शिक्षा प्राप्त करने लगे, तो हम लोग का मानसिक वृद्धि हुई ना, ठीक है, उसी प्रकार से आंतरिक वृद्धि उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो विकास होता है, ठीक है, और जैसे कि प्रतिरूप बनने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग जीव बोलते हैं, है ना, प्रतिरूप बनने की जो क्षमता है उसी को हम लोग जीव बोलते हैं। मतलब देखो, जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है, कोशिकाओं का बना हुआ एक प्रकार का, है ना, संगठन है, मतलब बहुत सारे एक या एक से अधिक कोशिका का बना होता है ना, जीव। और उसी वो क्या करता है कि उसमें बाहरी और आंतरिक जो होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। बाहरी यानी कि हम लोग का शारीरिक और एवं मानसिक, मानसिक में क्या होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, उसी को हम लोग, वह होता है केवल और केवल जीव में ही होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग जीव बोलते हैं, ठीक है। क्या आंतरिक और बाहरी जो वृद्धि होगा वो क्या नॉन लिविंग थिंग्स में होगा, यानी कि दूसरा किसी ये में होगा क्या, नहीं होगा। मतलब जीव के अलावा और भी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है, सजीव नहीं है, निर्जीव है, उन सभी में क्या आंतरिक और बाहरी मतलब परिवर्तन होगा क्या, वृद्धि होगा, नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग एक प्रकार, ये एक क्षमता होती है जो केवल और केवल जीवों में ही पाया जाता है, इसीलिए प्रतिरूप क्षमता के बारे में यहाँ पास बताया गया है, ठीक है। मैं आपको सिंपल और आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरे साल भर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा इस चैनल के थ्रू। सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, वही है कि जब पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त चीजों चीजों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटते हैं, सजीव और निर्जीव। देखो हम लोग ना पूरा पृथ्वी में क्या, पूरा ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं जो कि, देखो, सुविधा के लिए, मतलब वैज्ञानिक लोग क्या करता है कि सुविधा के लिए क्या दो कैटेगरी में बांट देता है, दो कैटेगरी में बांट देता है, और उनके बारे में हम लोग भी अध्ययन करते हैं, उसी को बताया गया। और वो दो भाग है सजीव और निर्जीव, हम लोग दो भागों में वैज्ञानिक लोग उसके बांटे हैं, उनको बांटा है, ठीक है। सजीव मतलब जिसमें जीवन होता है उसी को, ये बहुत लंबा डेफिनेशन दिया है क्योंकि आप अभी 11th में आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा लंबा और एक्स्ट्रा थोड़ा सा जानकारी रखना होगा। पृथ्वी में पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिसमें जीवन पाया जाता है, मेनली वही तो है, जिसमें देखो पृथ्वी में पाए जाने वाले वह समस्त जीव जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, जान होता है, ठीक है, उसी को हम लोग सजीव बोलते हैं। जिसमें जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं, पोषण, प्रजनन, वृद्धि आदि क्रियाएं होती है। जीवों में जो जिसमें जीवन होता है उसमें क्या होता है, पोषण होता है, प्रजनन होता है, वृद्धि होता है, उसमें लंबाई में वृद्धि होता है क्या, नहीं होता है, होता है, इसीलिए उसको जीव कहलाता है, ठीक है। उसमें ये सभी क्रियाएं होती हैं। पोषण क्या, भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन यहाँ पास नहीं दिया है बट उत्सर्जन भी एक प्रकार का सजीव का एक लक्षण होता है, ठीक है, उसी को हम लोग सजीव बोलते हैं। मतलब देखो अगर आपको पूछ लिया, इस प्रकार का डेफिनेशन तो नहीं पूछा जाता, बल्कि देखो आपको जो 11th में रहेगा वो पूरा सिंपल ऑब्जेक्टिव रहेंगे जैक बोर्ड के लिए, तो मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको 12 में भी ये काम आने वाला है। और अगर आप नीट या फिर जेई, है ना, एक प्रकार का है ना, उनका भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, आप उनका भी तैयारी इसी से कर सकते हैं, ठीक है। जेई, नीट या फिर आईआईटी कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। सजीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाली वे समस्त जीव जिसमें जीवन पाया जाता है और उसमें महत्वपूर्ण क्रियाएं, जिसमें जीवन युक्त जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, जैसे भोजन, मतलब पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि इत्यादि जितने भी क्रियाएं होती है वो सजीव कहलाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी और सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य, हालांकि जो पेड़ पौधा होता है वो एक प्रकार से वृद्धि भी करते हैं और साथ ही साथ वो अपना भोजन जो होता है वो स्वयं क्या करता है, एक प्रकार का वो एक अलग तरीके का उसमें क्षमता होती है, मतलब भोजन वो स्वयं बनाता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है। सजीवों में प्रमुख लक्षण, सजीवों में कौन कौन से लक्षण होते हैं, मैं आपको पार्ट वाइज वीडियोस प्रदान करूंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसीलिए। पहला आता है भोजन, भोजन यानी कि फूड कैसे होता है, सजीवों में को क्रिया करने के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है और भोजन सजीवों में पाया जाने वाला एक विशेष गुण है, ठीक है। देखो
जो भोजन होता है वो सजीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करने वाला एक क्या है, एक प्रकार का भोजन एक ऊर्जा दान करने वाला एक, है ना, एक प्रकार का भोजन होता है, ठीक है, जो सजीवों में ऊर्जा प्रदान करने में क्रिया करता है, ठीक है। जो सजीव होता है वो भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, और भोजन सजीवों में पाए जाने वाले एक विशेष गुण है। जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा लेते हैं, जबकि अन्य जीव भोजन के लिए पौधों या फिर दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, ठीक है। ये जो होगा, जो पेड़ पौधा होता है वो भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेता है। तो ये क्या हुआ, एक विशेष गुण हो गया है इन सभी के लिए। आपको विशेष गुण और जो विशिष्ट गुण और विशिष्ट लक्षण, इसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। वो सब भी है। दूसरा है हम लोग को श्वसन। श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखो, किसी भी सजीव जो कि जीवित रहता है वो श्वसन के बदौलत ही जीवित रह पाते हैं। बिना सांस लिए कोई भी सजीव जीवित नहीं रहते हैं, ठीक है, जो कि वायुमंडल से प्राप्त होती है। जो श्वसन होता है वो सबको पता है कि वायुमंडल से ही प्राप्त होता है, O2, ठीक है। और ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा CO2 छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो श्वसन कहलाती है। वही हो गया कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को हम लोग छोड़ देते हैं, जो कि क्या पेड़ पौधा सोख लेता है। बट पेड़ पौधा भी अपना श्वसन क्रिया करने के लिए, बहुत सारे टीचर आपको बताए होंगे कि पेड़ पौधा CO2 यूज करते हैं, लेकिन ऐसा गलत मान्य है। क्योंकि जो पेड़ पौधा भी होता है ना, वो अपना श्वसन प्रक्रिया को करने के लिए वो O2 का ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो श्वसन में O2 ही लेते हैं। वो जब श्वसन करते हैं ना तब भी O2 ही लेते हैं। जो CO2 होता है ना, वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए ही वो CO2 को काम में लाते हैं, है ना। इसीलिए यह एक मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चलन। चलन यानी कि मूव करना, ठीक है। पेड़ पौधा को छोड़कर एक विशिष्ट लक्षण हो जाता है पेड़ पौधा, क्योंकि ये कभी मूव नहीं करते, बल्कि, है ना, बल्कि उसमें श्वसन, उत्सर्जन नहीं, बल्कि वो स्वयं अपना भोजन बना सकता है, ठीक है, पोषण ये सब करते हैं। बट वो उसमें कुछ कुछ गुण नहीं भी होते हैं, ठीक है, जैसे चलन की प्रक्रिया। पेड़ पौधा को छोड़कर बाकी, है ना, बाकी सभी जो सजीव होता है उसमें चलन की प्रक्रिया होता है। सजीवों में चलन का एक मुख्य कारण भोजन की खोज होता है। देखो, कोई भी जो सजीव होता है उसको अगर भोजन मिल जाए तो वो क्यों चलेगा, और पेड़ पौधा में तो भोजन वो स्वयं ही अपने से बना लेता है प्रकाश संश्लेषण की विधि से, तो वो क्यों चले भला, ठीक है। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए वो चलते नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है वृद्धि, ग्रोथ। जितना भी सजीव है उसमें वृद्धि होने की जो क्षमता होती है, उसमें देखो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहते हैं। जितने भी सजीव होते हैं उनके वृद्धि होने का क्षमता होती है, उसका शारीरिक और मानसिक ग्रोथ होता है, ठीक है, वृद्धि होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से वृद्धि होता है, ठीक है, कोलम का। जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं होता है। निर्जीव क्या करता है, उसमें क्या ग्रोथ होता है। देखो, अगर यहाँ पास अगर चेयर है, अगर टेबल है, यहाँ पास अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, मान लेते कोई एप्लीकेशन है, तो वो क्या, बल्कि देखो कोई भी निर्जीव ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। कंप्यूटर्स क्या, वो अपने आप वृद्धि करेंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि हम ही लोगों के द्वारा वृद्धि करवाया जा सकता है, बट वो लोग खुद से नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि सजीव खुद से होते स्वयं। और प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्शन, सभी सजीव में प्रजनन का गुण पाया जाता है। जितने भी सजीव होते हैं ना उनमें प्रजनन का क्षमता पाया जाता है, गुण पाया जाता है। उनमें अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिससे वो अपने ही जैसे और जीव पैदा करते हैं। जितने भी प्रजनन होने का क्षमता, यानी कि देखो जनन करने की क्षमता इसमें कहा जा रहा है, मतलब जितने भी सजीव है वो अपने जैसा ही वंश का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। अपने जैसा, स्वयं जैसा संतति को उत्पन्न करते हैं, अपने जैसा वंश को उत्पन्न करते हैं, संतति को, है ना, अपने जैसा बनाते हैं। उसी वही जो क्षमता है उसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं, प्रजनन क्षमता। और यह केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाता है यह लक्षण, ठीक है, वही कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। अपने हिसाब से लिखिए, ये वाला किताबी लैंग्वेज नहीं, बल्कि अपने हिसाब से। देखो प्रजनन क्या होता है, आप सब जानते हैं। प्रजनन मतलब वैसा एक प्रकार का जो सभी सजीवों में पाए जाने वाले एक प्रकार का ऐसा परिघटना होता है जिसके अंतर्गत जो सभी सजीव होता है वो अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं। और यह जो लक्षण होता है वो केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीव में ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं, है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। संवेदनशीलता, फीलिंग क्या होता है,
सभी सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। जितना भी सजीव होता है उसमें फीलिंग्स होती है एक प्रकार का, ठीक है। जितना भी उसमें संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, ठीक है। वे अपने आसपास और मौसम में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकते हैं। अभी मौसम क्या है, ठंडा है, अभी मौसम क्या है, गर्मी है, इस प्रकार से फील होता है ना, महसूस होता है ना कि अरे बाप रे कितना ठंडा लग रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। उसमें महसूस करने का गुण होता है सजीवों में, सभी सजीवों में। मनुष्य में 5 संवेदी अंग पाया जाता है, ठीक है। आप सब जानते ही हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, है ना, और स्किन, जो कि क्या बोलते हैं, स्किन, है ना, यही सब होता है। आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, यही सब होता है 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। जबकि पेड़ पौधा में कोई विशेष संवेदी अंग नहीं होता है, ये भी एक विशिष्ट लक्षण हो गया, ठीक है। पेड़ पौधा भी सजीव होते हुए भी उसमें कोई संवेदन अंग नहीं होते, संवेदी अंग नहीं पाया जाता, लेकिन वो सर्दी, गर्मी या फिर सूर्य का प्रकाश को महसूस करते हैं। वो भी कैसे, देखो, एक एक सूरजमुखी टाइप का एक फूल होता है जो कि गमला गमला में उगाया जाता है, विशेषकर बहुत सारे जगह में गमला में उगाया जाता है, जिस कारण से देखो सूरज का जिस तरफ से उसका रोशनी पड़ेगा ना, उसी तरफ वो मुड़ जाएगा। जो फूल होगा ना वो उसी तरफ मुड़ जाएगा, मतलब उसी तरफ वो खिलने लगेगा, अलग टाइप का, ठीक है। इस प्रकार से जो पेड़ पौधा भी होता है ना, वो सर्दी, गर्मी और सूरज को महसूस कर पाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल वही लिया है, सूरजमुखी का पौधा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। जैसे चुईमुई का पौधा, उसमें भी अगर हम लोग क्या बोलते हैं, वो सिकुड़ नहीं जाता है, अगर ऐसे करके अगर टच कर देंगे थोड़ा सा भी, अगर टच हो गया ना तो वो गलती इसे करके पूरा एकदम सिकुड़ जाएगा। तो काहे सिकुड़ जाता है, इसीलिए क्योंकि उसमें भी सेंस करने का मार्ग होता है, मतलब उसमें भी सेंस करने का एक प्रकार का क्षमता होता है, ठीक है। स्विमिंग की पत्तियों को छूने पर वो बंद हो जाता है, वही कह रहा है। संवेदनशील अंग, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग उत्सर्जन, एक्सीक्रेशन, ठीक है, एक्सीक्रेशन। उत्सर्जन क्या होता है, तो जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक व आवश्यक पदार्थ बनते हैं। देखो, अपने हिसाब से आप लिखेंगे ना तो बेहतर रहेगा। देखो, जीवधारियों में ऐसा बहुत सारे, जो ये हम लोग जितना भी भोजन करते हैं, पोषण के फलस्वरूप हम लोग जितने भी जीवधारी होता है, सजीव होते हैं, वह पोषण के फलस्वरूप हमारे जो अमाशय में क्या हमारे जो शरीर में होती है, बहुत सारे अनुक्रिया के फलस्वरूप, बहुत सारे अनुक्रियाएं होती है हमारे शरीर में, उसके वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, अनुक्रिया होने के फलस्वरूप जो हमारे जो हानिकारक और अनावश्यक जो पदार्थ बन जाता है ना, तो उसी को हम लोग को निकालने की आवश्यकता होती है। वो जो बजरीय पदार्थ जो हमारा जितना भी अमाशय या फिर, है ना, बायोलॉजी में अभी चल रहे हैं, तो वो सब के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो वो सभी जो चीजें होती है, वो सब जो अनुक्रिया होती है, उसी के फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं बजरीय पदार्थ सबको। तो उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर से निष्कासित कर देते हैं, एक प्रकार से हमारे शरीर से निकाल देते हैं। वो सब बजरीय पदार्थ निकालना जरूरी होता है सभी जीवधारियों को, ठीक है। तो उसी को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, जो हम लोग निकाल देते हैं हानिकारक पदार्थ अपने शरीरों से, ठीक है। पोषण के फलस्वरूप हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसी के फलस्वरूप जो बजरीय पदार्थ जो बन जाता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, वो सब जो अनावश्यक जो पदार्थ होता है उसको हमारे शरीर से जो निकाल देते हैं, उसी को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। और यह क्रिया जीवों में निरंतर वह जीवन पर्याप्त, है ना, पर्यांत चलती रहती है। मतलब जीवन जितना दिन तक आप जीवित रहते हैं, उतना दिन तक आपका यह अनुक्रिया जो होता है वो चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो निर्जीव के बारे में पढ़ना है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी चीज जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। मतलब देखो क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे ऐसे भी चीजें पाई जाती है जिसका जीवन नहीं होता है। एक मिनट में बड़ा कर दिया। पृथ्वी पर पाई जाने वाली वो सभी चीजें जिसमें जीवन यानी कि जान नहीं होता है, ठीक है, उसी को हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। बट इतना छोटा अगर लिखेंगे तो नहीं चलेगा, 11th में आप आ गए हो। जिसमें जीवन उपयोगी आवश्यक क्रियाएं नहीं होता है। देखो, पृथ्वी पर पाई जाने वाली, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने भी जो जीव होता है जिसके अंदर जान नहीं होता है, जिसमें जो जीवन जीने के लिए वो सभी अनुक्रियाएं नहीं करता है जो सजीव करते हैं, उन सभी को हम लोग निर्जीव कहते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, है ना। जिसमें जीवन अनुपयोगी उपयोगी जो कार्य होता है, उपयोगी जो कार्य होता है, ठीक है, उन सभी जैसे हम लोग श्वसन, प्रजनन, भोजन, वृद्धि, ये सब हम लोग करते हैं, बट वो निर्जीव वस्तु नहीं करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग, वो सभी चीजों को हम लोग निर्जीव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे कि निर्जीव को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। अब निर्जीव को भी हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, 2 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला आता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या क्या आएगा कि इसके अंदर सारी निर्जीव चीजें आती है, इसके अंदर सारी निर्जीव चीजें आती है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। मतलब देखो, वो सभी, मतलब पूरा ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे भी प्राकृतिक होते हैं जो आपने नहीं बनाए हैं, परंतु वो निर्जीव है। जैसे पेड़ हो गया, पर्वत हो गया,
है ना, पहाड़, सॉरी पेड़ नहीं बल्कि पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया, आकाश हो गया, तारे हो गया, ये सभी जितने भी आग, हवा, पत्थर, आग का जो निर्माण है वो पहले ही हो चुके हैं। बल्कि उनको देखो, हम लोग जब जाने हैं तो वो आविष्कार हो गया, बट वो पहले ही आग का जो निर्माण है वो पहले ही हो चुका है ब्रह्मांड में, ठीक है। मनुष्य जितना पहले वो नहीं आए थे उससे भी पहले हो चुका था आग का निर्माण, ठीक है। और पत्थर, पानी, ये सब सभी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग है मानव निर्मित या कृत्रिम, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्या हो गया, आपको देखकर ही समझ में आ जा रहा है, जो मानव द्वारा बनाई गई है, आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा बनाई गई है और जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर वे सभी वस्तुएं जिसमें जिसके निर्माण में मानव द्वारा बनाया जाता है और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उसी को हम लोग मानव निर्मित या कृत्रिम, आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गया, रोबोट हो गया, इत्यादि जितने भी है उन सभी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग है कि जीवों में विविधता। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है, क्रिटिकल टाइप का है, थोड़ा सा नहीं भी समझ में आने वाला भी चीज है। बट आपको ना ये थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा रटना भी होगा, मतलब आपको थोड़ा सा समझना भी होगा क्या कह रहा है, और उसके बाद आपको याद भी करना होगा थोड़ा सा। जैसे जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। देखो, जीव जगत में बहुत सारे जो जीव होते हैं, मतलब हमारे जो ब्रह्मांड है ना, जीव जगत है ना पूरा, उसमें बहुत सारे जीव जंतु जो उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ना, ये रॉन्ग है। बताओ कैसे। तो देखो, जीवों में असंख्य जो जीव होता है ना, ये अधूरा है, इसका जो डेफिनेशन है ये अधूरा है। देखो, जीव जगत में वो असंख्य प्रकार का जो जीव जीव उपस्थित होता है, और उसमें जो पाया जाता है, उसमें जो पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है, उसमें जो पाई जाने वाली भिन्नता होती है, अलग अलग होगा तब ना भिन्नता होगा, उसमें जो पाए जाने वाली भिन्नता होगा, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। जीवों में असंख्य जीव तो पाया जा रहा है जीव जगत में, परंतु उसमें पाई जाने वाली विभिन्नता यानी कि भिन्नता होगी, भिन्नता उपस्थित होती है, तो उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, है ना। इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे आप सब पढ़े ही होंगे, अभी अभी मैं पढ़ा है, ठीक है, बोटेनी और क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, उनका पिता कौन है, जनक कौन है, क्या कहलाता है, ठीक है, ठीक है, बोटेनी का थियोफेस्टस, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखा है था। जूलॉजी, जूलॉजी का कौन है, अरस्तु। इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिकों ने अब जो होता है, यानी कि अभी वर्तमान में 17 से 18 लाख जीवों का पता लगाकर उसका नामकरण किया है। तो देखो, एक प्रकार से नामकरण भी आपका क्लियर हो जाएगा इससे। जो वैज्ञानिक होता है तो वो वर्तमान में 17 से 18 लाख जीवों का पता लगाया है, और बहुत सारे जीव होता है, अनगिनत जीव होता है, वैज्ञानिक उसका भी पता नहीं लगा पाया है। इससे भी ज्यादा, इससे और लाख, 2 लाख, उससे भी ज्यादा हो सकता है जीव, ठीक है, उसको पता नहीं लगा पाया वैज्ञानिक लोग, ठीक है। और उनको जब पता लगाया है, उनका नामकरण किया है, ठीक है। इसमें लगभग 12 लाख जाति है, ठीक है, यानी कि जिसमें जीवन होता है उन सभी, मतलब देखो, जो 12 लाख होगा, जैसे मनुष्य हो गया, कीट पतंगे हो गया, वही सब कर रहा है, ठीक है। और जो 5 लाख हो गया वो पादप, यानी कि देखो पेड़ पौधा की जाति, ठीक है, यहाँ पास लिखा होगा सर। इसमें कीटों की संख्या जो होगा, देखो कीट का जो संख्या है ना इसमें, वो पादपों और जंतुओं से भी अधिक है, मिलकर भी उनसे अधिक है ना। जो कीट का जो संख्या है ना, कीट पतंग बहुत सारा प्रकार का होता है, मतलब देखो उनको ना इतना सारा स्पीसीज होता है ना, अलग अलग स्पीसीज का होता है, बहुत सारा अलग अलग जाति का होता है, ठीक है। तो उनको भी अभी पता नहीं लगा पाया, लेकिन बहुत अनगिनत होता है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा कीटों की ही संख्या होती है। और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, एक मिनट छोटा कर दिया, ठीक है। जीवधारियों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या। देखो, विश्व में बहुत सारे जीवों की संख्या होती है। संख्या, आकृति नहीं को हटा दो, संख्या होती है, आकृति, आकार, भार आदि सभी इतनी अधिक विविधता मिलती है कि सामान्य रूप से उनका याद संभव नहीं नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं। विश्व में मिलने वाली जो जीवों की जो संख्या होती है, उसमें आकार, आकृति, भार इत्यादि इतना सारा अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। विश्व में बहुत सारे जीव पाया जाता है, विविधता के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। उनके बारे में पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अलग अलग टाइप का होता है। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षण पर एक मिनट, इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित संवर्ग व समूहों में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। देखो, इसीलिए हम लोग पढ़ने के लिए, यानी कि पढ़ाई के लिए, है ना, अध्ययन करने के लिए, और उसको हम लोग सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ लक्षण पर आधारित संवर्गों पर समूहों में जीवों को वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। अलग अलग जिसका लक्षण होता है, जैसे मधुमक्खी,
मान लेते हैं अगर कोई हम लोग का खाने का याद आया मधु, तो हम लोग याद होगा कि मधुमक्खी यह कार्य करता है मधु को, है ना, मधु को उत्पादित करने के लिए, ठीक है, मधुमक्खियां। लेकिन उसमें भी देखो बहुत सारा कंडीशंस होता है। जैसे मधुमक्खी जो होता है ना, वो ना उसमें जो राजा जो होता है ना, मधुमक्खी में एक रानी मक्खी भी होता है, और रानी मक्खी और राजा मक्खी, जो रानी मक्खी होती है ना वही सिर्फ बच्चा, यानी कि वही सिर्फ जनन कर पाती है। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, बट अभी मैं सिंपल सा थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो रानी मक्खी होती है वही सिर्फ जनन प्रक्रिया संपन्न होता है, ठीक है, वही कर सकती है। बाकी जो सेवक होता है ना, वहाँ सेवक भी होता है बहुत सारा, वो सेवक का ही ये करते हैं, गठन करते हैं। उसमें से एक जो होती है वो रानी मक्खी हो जाती है, ठीक है, फिर से वो प्रक्रिया चलते रहता है, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। जितना भी सेवक होता है ना वो लोग जनन नहीं कर पाता है, उसका भी एक विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है। उसके बारे में बाद में पढ़ूंगा। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, इन संवर्गों को टैक्सा कहते हैं। ये जो संवर्ग है ना, मैंने क्या कहा कि देखो विश्व में मिलने वाली वो असंख्य जिसमें आकृति, भार, आकार इत्यादि जो अलग अलग विविधताएं पाई जाती है, उनको सामान्य याद रखना असंभव होता है। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग लक्षण पर आधारित समूहों को वर्गीकृत करते हैं, इसी को हम लोग टैक्सा बोलते हैं। यानी कि अलग अलग हम लोग जानते हैं ना, संवर्ग में अलग अलग सुविधा के लिए लक्षणों पर आधारित होते हैं उनके, ठीक है। तो उसको हम लोग जब अध्ययन करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो उसी को हम लोग टैक्सा बोलते हैं, टैक्सा, टैक्सा बोलते हैं उसको, ठीक है। कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक चैप्टर हो जाता है, ठीक है। इसमें 1 या 2 मार्क्स का नीट एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, ठीक है। पौधे, पौधों, जंतुओं, बैक्टीरिया आदि को अलग अलग कैटेगरी, संवर्गों या टैक्सा में रखा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि पौधों, पौधों, जंतुओं, बैक्टीरिया इत्यादि जो अलग अलग कैटेगरी यानी कि अलग अलग संवर्ग में रखा गया है, उसी को संवर्ग या फिर टैक्सा बोलो, रखा गया है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है ना, पौधों, जंतुओं और बैक्टीरिया को, तीनों को, ठीक है। और नए नए जीवों की पहचानना, सही वैज्ञानिक नाम देना या फिर समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों या वर्गों में रखने की वर्गीकरण कहते हैं। देखो कोई भी नए नए जीव जो होता है उसको पहचानने का सही वैज्ञानिक नाम देना और समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग वर्गों में जो कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में जो बांटते हैं, उसी को वर्गीकृत या फिर वर्गीकरण कहते हैं। देखो आप सब जानते ही होंगे कि जो अच्छा अच्छा स्टूडेंट होता है उनको अलग वर्गीकृत, मतलब अलग स्टूडेंट, जो खराब स्टूडेंट है उन सभी से अलग, मतलब अलग बैठाता है, उनको अलग तरीके से समझाते हैं, ठीक है, टीचर्स लोग इस प्रकार से उनको अलग छांट देता है, ठीक है। जो छटाई प्रक्रिया जो होता है ना, उसी को वर्गीकृत बोलते हैं। यानी कि ये जो साइंस वाला विज्ञान का जो नाम है ना, वो अलग अलग टाइप का कर देता है, ठीक है। जो छटाई होता है ना, उसी को वर्गीकरण कहते हैं या फिर वर्गीकृत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो जीवों के नामकरण, ठीक है, जीवों के नामकरण। अब क्या कह रहा है, जीवों का नामकरण व वर्गीकरण तथा इसमें मूल सिद्धांतों के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान, है ना, टेक्सोनोमी या फिर वर्गीकी यानी कि सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जीवों के नामकरण व वर्गीकरण तथा इनके मूल सिद्धांतों के अध्ययन को ही हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, है ना। जीवों का नामकरण, उनका अलग अलग तरीके से नाम जो किया जाता है, वैज्ञानिक लोग उनको अलग अलग तरीके के, लगभग, क्या मैंने बोला कि लगभग 15, है ना, कितना था यहाँ पास, लगभग 15 था ना, यहाँ पास दिया हुआ था, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं ऊपर आ गया, कुछ ज्यादा ही। उत्सर्जन प्राकृतिक, ठीक है, यहाँ पास लगभग 17 से 18 लाख जीवों का नामकरण कर लिया गया है, ठीक है। और उसी को हम लोग अभी पढ़े हैं लगातार, ठीक है, जीवों के नामकरण, ठीक है, जीवों के नामकरण व वर्गीकरण तथा इसके मूल सिद्धांतों को जो अध्ययन करते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के वर्गीकृत किया गया, अलग अलग तरीके से बांटा गया है, ठीक है। और जो वर्गीकृत किया गया है और जीवों का जो नामकरण किया गया है, लगभग 17 से 18, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दिया ऊपर में, है ना, मेरे को भी डाउट हो रहा था, लगभग 15 मैं कह रहा था, 15 लाख नहीं बल्कि 17 से 18 लाख, ठीक है। और इसी को हम लोग टेक्सोनोमी या फिर वर्गीकी यानी कि सिस्टमैटिक्स कहते हैं, सिस्टमैटिक्स तौर पर बांटा है, ठीक है, इस प्रकार से। वर्गीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का क्या महत्व है, किसी भी वर्ग के एक जंतु का अध्ययन करके उस वर्ग के अन्य सभी जंतुओं के सामान्य, है ना, सामान्य गुणों का पता लग जाता है, ठीक है। किसी भी हम लोग वर्ग में, मतलब वर्ग के जंतु का अध्ययन, जैसे जीव जंतुओं का अगर हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, तो उसका सामान्य गुण के बारे में पता लग जाता है। जैसे फ्रॉग जो बहुत उछलता है, इस प्रकार से आपको पता लगेगा
कि अध्ययन करने की एम्फीबिया वर्ग के जंतु के सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है ना। एम्फीबिया फ्रॉग, फ्रॉग कौन सा वर्ग के समूह है, तो वो एम्फीबिया वर्ग के। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। विभिन्न वर्गों को जटिलता के आधार पर विकास क्रम में रखा जा सकता है। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिसमें दो वर्गों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम लोग संयोजी कड़ी कहते हैं। वो जो वर्ग होता है ना, उसको हम लोग संयोजी कड़ी कहते हैं। ठीक है, और इनके अध्ययन से जंतु समूह के विकास क्रम में पता चलता है। ठीक है, उसका जो विकास है उसके बारे में उसको पता चलता है कि वह किस प्रकार का है ना समूह से बिलोंग करता है। अगर मान लेते हैं कोई अगर गांव से आया उठ के, तो हम लोग उसका व्यवहार यानी कि बिहेवियर से हम लोग पता लगा सकते हैं ना कि वो गांव से आया, उसका जो बिहेवियर है वो अलग टाइप का लगेगा। वो कोई शहर का है तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा। ठीक है, और अभी गांव का ही बच्चा लोग यूपीएससी क्लियर कर देते हैं, गांव का ही अधिकतर लोग होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, गांव भी काफी ज्यादा डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, गांव के बच्चे भी शिक्षित है बहुत ज्यादा। इसके अध्ययन से जंतुओं समूह के विकास क्रम का पता चलता है। उदाहरण के लिए क्या है, तो पेरी पैटर्स में एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा राघो है ना, राघो के आर्कियोपेटिस के जीवाराम जीवाराम में उदाहरण तथा श्रीसिप यानी कि ये जो होता है ना श्रीसिप, वह पक्षी लक्षण पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, जो पेरीपेटस होता है एनिलिडा, पेरीपेटस में एनिलिडा, वो आर्थ्रोपोडा राधरो में आर्कियोप्लेसिस के जीवाराम में उदाहरण तथा सरीसृप व पक्षी वर्ग के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बस ऐसे लिखा गया है, बट आपको याद कर लेना है, वो कोई समझने वाला चीज भी नहीं है। वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न संघों व वर्गों की उपस्थिति के मूल स्रोत का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, देखो किसी भी वर्गीकृत के आधार पर है ना, अलग अलग कैटेगरी में जो बांटा जाता है उसके आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार के संघ है ना, उनके संघ वह वर्गों की उपस्थिति का है ना मूल स्रोत का पता लगाया जा सकता है। जैसे पक्षी व स्तनपायी वर्गों का विकास सरीसृप वर्ग में हुआ है ना। जो स्तनपायी यानी कि जैसे क्या बोले, मनुष्य भी होता है स्तनपायी। ठीक है, पक्षी व स्तनपायी तथा आर्थ्रोपोडा संघ का विकास एनिलिडा से हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ बस मैंने आपको बताया कि जो पक्षी व स्तनपायी वर्गों का विकास जो होता है वो सरीसृप वर्ग में हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, स्तनपायी मतलब देखो वो ऐसा वर्ग जिसमें जिसमें क्या हो, बाल हो, मतलब क्या उसमें क्या हेयर होना चाहिए, और वो क्या उसमें देखो मैं एक अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ। तो देखो वहां उसमें ना एक अलग तरीके का विशिष्ट गुण पाया जाता है स्तनपायी में, कि उसमें जो मादा होता है ना वो ना अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, मतलब दूध पिलाने का जो क्षमता होता है ना वो केवल और केवल स्तनपायी में भी में ही होता है। ठीक है, स्तनपायी वर्ग में, ठीक है, इसमें होता है। ठीक है, पाया जाता है। का विकास सरीसृप वर्ग में हुआ है, और ऑर्थोपोडा संघ का विकास जो होता है ना वो एनिलिडा में हुआ है। ऑर्थोपोडा जो होता है वो एनिलिडा संघ में हुआ है। वर्गीकरण में विभिन्न विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों में पाई जाने वाली है ना अकारिक समानताओं और भिन्नता के कारण का भी पता चलता है। देखो जो अलग अलग रहने वाला जो अलग अलग जगह में पाया जाता है उनका अलग अलग बिहेवियर को भी देख करके हम लोग है ना समानताएं और भिन्नता के कारण भी हम लोग को पता चल जाता है। जैसे वेल जो होता है, वेल होता है, ये वेल है ना, वेल स्तनधारी है। वेल क्या है, स्तनधारी है, परंतु वो जल में रहता है। अब बताओ क्या वो स्तनधारी है परंतु वो जल में रहता है। परंतु जल में रहने के कारण मछलियां जैसी दिखती है, मगर वो दिखती है मछलियां जैसी, परंतु वो है स्तनधारी है ना। आपको पहचानने का भी ट्रिक में बता दिया था। ठीक है, जैसे चमगादड़ हो गया, शेर हो गया, शेर का संघ का प्राण हो गया। ठीक है, अलग अलग वातावरण में रहने के कारण बिल्कुल अलग अलग नजर आते हैं, परंतु वो क्या है, स्तनपायी है। ठीक है, मतलब स्तनधारी है। नेक्स्ट है हम लोग का जंतुओं का नामकरण। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या बताता है, तो नए नए खेजो, एक मिनट यहाँ पास खोजो, ठीक है खोजे है ना, नए खोजे, एक मिनट थोड़ा सा लैग टाइप का हो रहा है। नए खोजे गए जीवों के को द्विनाम पद्धति द्वारा वैज्ञानिक नाम देने का नामकरण कहते हैं। देखो नामकरण किसे कहते हैं, अगर ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन तो इसको आप लिख सकते हैं कि नए, देखो कोई भी नया खोज होता है, मतलब बहुत सारा जीव है ना, उनको खोजने में अभी भी बहुत सारा जीव अभी खोजने, मतलब देखो उनका नामकरण करने की जो प्रक्रिया है
वो अभी भी हुआ नहीं है। तो नए नए जो खोज होता है ना जीवों का, जीवों को जो कैटेगरी में बांटा जाता है, खोज हुआ तो उनको अलग नाम पद्धति उनका होता है, तो उनको जो नाम दिया जाता है ना वैज्ञानिक द्वारा, तो उसी को हम लोग नामकरण बोलते हैं। देखो सिंपल नामकरण क्या हो जाता है, कोई भी बच्चा हुआ तो उनका उनको अभी नामकरण के लिए यहाँ अलग होता है प्रक्रिया, लेकिन यहाँ अलग होता है। मतलब वैज्ञानिक लोग उनका नामकरण करने के लिए एक विशेष खोज करते हैं, है ना। कोई अगर नया जीव मिल गया तो उनका नामकरण के लिए द्विनाम, है ना, जीवों का द्विनाम एवं नाम पद्धति के लिए वैज्ञानिक नाम देने का जो प्रक्रिया है उसी को नामकरण बोलते हैं। जैसे कैरलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया और इसीलिए द्विनाम नामकरण पद्धति का खोज हुआ। जो कैरलस लिनियस जो नाम का एक वैज्ञानिक थे, है ना, कैसेलस नहीं होता है, बल्कि इसमें ना बहुत ज्यादा मिस्टेक है, कैरलस लिनियस होता है, कैरलस लिनियस, कैसलेस लिनियस नहीं होता है, कैरलस, है ना, कैरलस लिनियस होता है, कैसलेस लिनियस लिखा है ना। लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जो विज्ञान, है ना, जीवों का वैज्ञानिक नाम, इसीलिए, है ना, द्विनाम नामकरण पद्धति का खोज किया है। ठीक है, इंग्लिश में लेकिन करेक्ट आंसर दिया रहता है, बट हिंदी में ना थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो द्विनाम पद्धति, बायोनोमियल न्यूमेनक्लेचर। ठीक है, बायोनोमियल न्यूमेनक्लेचर जो होता है वो इस देखो यहाँ पास लिखा है कि स्वीडन के वैज्ञानिक, वही लिनियस, यानी कि वही है कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस जो वैज्ञानिक है उसका जो छोटा सा नाम लग दिया है लिनियस, बट वही है। लिनियस द्वारा जंतुओं को वैज्ञानिक रूप से नामकरण जो पद्धति दिया है उसी को हम लोग द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। मतलब देखो स्वीडन का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है कैरलस लिनियस, और वो जंतु के वैज्ञानिक नामकरण किया है, तो उसी को वो लोग रख दिया है कि द्विनाम पद्धति। ठीक है, और इसके अनुसार प्राणी, प्रत्येक प्राणी के दो नाम होते हैं, जितना भी प्राणी है उसका दो दो नाम होता है। ठीक है, उसका दो दो नाम पाया जाता है। ठीक है, दो दो नाम दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा नाम ऐसे भी होते हैं, जैसे है ना, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रैट, और उसका जो जाति में आ जाता है वो भी आ जाता है रैट्स, रैट्स वर्ग के ही आता है समूह। ठीक है, उसका भी अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, और उसके बाद जो जितने भी रहेंगे ना जाति का नाम और ये जितना भी, वो मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में बस यही तक, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो में मैं पूरा खत्म करवा दूंगा, जैसे क्लास 10 का चैप्टर 2 खत्म करवा दिया था। ठीक है, मैं उनको बोला था आपको, आप लोगों को, कि क्लास 11 का मैं उसी का नेक्स्ट दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और वो भी अच्छे तरीके से समझा के। अगर आपको वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो जरूर से जरूर आप पढ़िए इस चैनल से, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, मैं हमेशा स्टूडेंट को यही बताता हूँ। ठीक है, देखो प्रथम जेनेटिक नाम, प्रथम जेनेरिक नाम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है नहीं हो गया यहाँ। देखो प्रथम जेनेरिक नाम किसको बोलते हैं, वही कह रहा है। देखो जो प्राणी के वंश को प्रदर्शित करता है, ठीक है, जो प्राणी के वंश को प्रदर्शित करता है, और दूसरा उसकी जाति को, और यह स्पेसिफिक नाम जो स्पेसिफिक, एक मिनट, स्पेसिफिक नेम जो होता है, अरे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बट कोई नहीं, स्पेसिफिक जो नेम होता है ना वो कहलाता है। जैसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिकस, मतलब बहुत ज्यादा स्पीचा सा नाम सब होता है बायोलॉजी में। ठीक है, और इंग्लिश में क्या होता है कि फेलिस डोमेस्टिकस, इंग्लिश में साधारण सा होता है बट हिंदी में काफी ज्यादा पढ़ने में दिक्कतें होती है। जैसे फेलिस डोमेस्टिकस, इसमें फेलिस जो होता है वो वंश होता है, और जो जाति होता है वो डोमेस्टिकस जाति होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया कि चूहा जो होता है वो रैट्स में ही आता है, और रैट्स में ही, ठीक है, उसका जाति आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, वो जो बांटने वाला जो समूह होगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में बस यही तक, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको इसी प्रकार से मैं वीडियो पूरे साल भर प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपका बस एक ही सपोर्ट का जरूरत होता है, वो आपको अगर समझ में नहीं आता है कुछ भी चीज तो आप कमेंट में जरूर क्वेश्चंस दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कीजिएगा, और मैं उसका आंसर आपको तुरंत मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, रिप्लाई देने का पूरा, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर छोटा सा चीज भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप पूछिए। ठीक है, कॉमेंट में, और अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका वीडियो इस प्रकार से फॉल्ट है, इस प्रकार से आप बताइए कि क्या चीज, उसको मैं ठीक तरह से प्रोवाइड करवाने के लिए पूरा, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मेहनत करते रहिए, है ना।